नमस्कार सभी दर्शकों को धर्म दिग्दर्शन चैनल में स्वागत है। दर्शकों, बहुत दिन के बाद हमने सोचा है कि अब हम ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी आपको देते रहें। इसी के अनुसार हमने आज जो निर्णय लिया है कि जन्म कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं, उस योग को जानकारी करें। ऐसा किस किस ग्रह से कैसा योग बनता है और उसका क्या फल है, वो किस लग्न के लिए वो योग कैसा लाभकारी है, इन सब विषय में अब डिटेल चर्चा करेंगे। आज हम लेते हैं गजकेसरी योग। मुख्यतः गजकेसरी योग का सूत्र यही कहता है कि चंद्रमा से केंद्र में अगर बृहस्पति हो तो ये योग बनता है। अब केंद्र जो बात कही दी है इसमें कि चंद्रमा से मान लीजिए, अब मेष लग्न कुंडली में हम चर्चा करेंगे। आज मेष लग्न कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है और बृहस्पति नवम और द्वादश भाव का स्वामी है। तो हम इसके आधार पर चर्चा करते हैं कि चंद्र कुंडली से निर्णय करना है। इसको कैसे, आप चंद्र कुंडली बना लीजिए और चंद्र कुंडली से बृहस्पति की स्थिति देख के आप निर्णय कर सकते हैं। यदि बृहस्पति चंद्र से केंद्र भाव में आ रहा हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 इन योग बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ये गजकेसरी योग बनता है। परंतु गजकेसरी योग है क्या? देखिए, गज मतलब हाथी है, केसरी मतलब राजा है, जो हाथी पे सवार है, ये इसका मूलतः है। लेकिन इस योग में और क्या हो सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जब राजा बनता है तो उस जमाने की पुरानी ज्योतिष के अनुसार यह योग, जैसे कि भवन निर्माण करना, गांव का निर्माण करना, गांव को बसाना, गांव का सौंदर्यकरण करना, ये सारे चीज इसमें आ जाता है। क्योंकि राजा का काम यही करता है कि अपना राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना और ज़्यादा से ज़्यादा सौंदर्य पे रहना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम को निर्माण करना, ये राजा का कर्तव्य हुआ करता था। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो आज तो राजा है नहीं, तो क्या ये योग निष्फल है? नहीं। इसमें अगर हम ये देखते हैं कि जैसे कोई नगर पालिका का या नगर निगम का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई अधिकारी होता है, जैसे कि कलेक्टर होते हैं या नगर पालिका के मेयर होते हैं, ये नगर निगम के मेयर होते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं, इन सब का काम जैसे सीएमओ होते हैं, तो ये भी ग्राम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम आज की युग में इन कैटेगरी को लेके चलेंगे। तो अगर ऐसा योग है तो वो योग कैसे लाभ करेगा, किस कुंडली में? तो 12 कुंडली बनती है, मेष से लेके मीन तक 12 कुंडली बनती है, लेकिन हम एक ही कुंडली में चर्चा करेंगे। जैसे कि किसी की मेष लग्न कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है, और वो गजकेसरी योग कहाँ बन रहा है? अगर लग्न में चंद्रमा हो और दशम में बृहस्पति हो, लग्न में चंद्रमा हो और दशम में बृहस्पति हो, तो यहाँ देखिए भाग्य का स्वामी बृहस्पति वो नीच का हो गया है। लेकिन लग्न में चंद्रमा हो और चंद्रमा से जो दशम भाव पर पड़ने के कारण में गजकेसरी योग तो बना, लेकिन गजकेसरी योग में इसमें गज कौन है, केसरी कौन है? चंद्रमा को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजा के रूप से माना जाता है इस लग्न में, क्योंकि चौथा भाव का स्वामी है। और जो गज केसरी योग जो होता है वो बृहस्पति भी इसमें मुख्य माना जाता है, क्योंकि वो नवम भाव का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है। भाग्य और सुख का स्वामी से जो योग बनता है वो गजकेसरी योग भी बहुत अच्छा गजकेसरी योग कहलाता है। उसको कैटेगरी ए में आप रख सकते हैं या का में रख सकते हैं। तो आप देखिए, चंद्रमा चौथा भाव का स्वामी भाव और नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर वो दसम भाव में अगर बैठा हो
तो वो दसम भाव होने के कारण में दसम भाव में मेष लग्न में वो बृहस्पति नीच का हो गया। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को गजकेसरी योग होते हुए भी उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका भाग्य का स्वामी एक तो कर्म भाव में नीच का हो गया, और दूसरी बात देखा जाए तो 12वें भाव का हानि भाव का स्वामी भी नीचे हो गया। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा पैसे के लिए जोड़ता रहता है, क्यों थोड़ा सा अपने खर्च को भी बचाव कर सकता है। लेकिन इस गजकेसरी योग का फल कब मिलेगा? जब चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति के अंतर्दशा आएंगे या बृहस्पति के महादशा में चंद्र के अंतर्दशा आएंगे, तब इस गजकेसरी योग का फल मिलेगा। अब हम चलते हैं कि मान लीजिए लग्न में चंद्रमा हो और चौथे में बृहस्पति हो। अब लग्न में चंद्रमा यानी कि मेष राशि का चंद्रमा और कर्क राशि का बृहस्पति, यहाँ क्या होता है कि प्रबल बृहस्पति उच्च का हो गया और त्रिकोण भाव का स्वामी होकर केंद्र में बैठना एक योग कारक बना दिया। और इसी के आधार पर बृहस्पति उच्च होने के नाते मेष लग्न में अगर कर्क राशि में बृहस्पति हो और मेष राशि में चंद्रमा हो तो ये गजकेसरी योग पूर्णतः फलदायी होता है। और जब जब इसी के महादशा अंतरदशा आते हैं उनको लाभ मिलता है। अब कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है कि हम भविष्य में क्या बनना चाहें, अगर ऐसे कुंडली किसी की कुंडली में आ जाए कि मेष राशि का लग्न का स्वामी लग्न में मेष राशि का चंद्रमा और चौथे भाव में बृहस्पति हो और मेष लग्न हो, तो ऐसे परिस्थिति में उसको कल जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी जो नगर निगम के अधिकारी हो सकते हैं या नगर पालिका के चुनाव लड़ सकते हैं या नगर पालिका के अध्यक्ष बन सकते हैं या मेयर बन सकते हैं या इंजीनियर के माध्यम से नगर के जो जैसे होते हैं ना वे कि नगर पालिका में एक इंजीनियर होते हैं जो उनके माध्यम से नया नया निर्माण होता है, वो ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये योग सबसे अच्छा माना जाता है जब जब इसमें मेष राशि का चंद्रमा। और अब चलते हैं कि अगर चंद्रमा कर्क राशि का हो और वो सप्तम भाव में तुला राशि का बृहस्पति हो तो ये भी गजकेसरी योग बनता है। लेकिन इसमें देखिए चंद्रमा स्वगृही हो गया लेकिन बृहस्पति शत्रु राशि का हो गया। लेकिन इस शत्रु राशि का होते हुए वो शुक्र की राशि में कभी कभी बृहस्पति भी अच्छा फल दे देता है। यदि बृहस्पति शुक्र की दूसरा राशि कहीं और भाव का स्वामी हो तो उसमें कभी कभी खराब देता है। लेकिन मेष लग्न कुंडली में शुक्र भी धन भाव का स्वामी है और भाग्येश धनेश का संबंध होना या भाग्येश धनेश की राशि में जाके बैठना, ये धन भाव का स्वामी की जो शुक्र है, शुक्र की राशि में बैठना कहीं ना कहीं उसको लक्ष्मी योग बनाता है। और ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद ही गजकेसरी योग का फल प्राप्त होता है, अन्यथा इस समय में गजकेसरी का योग कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब हम चलते हैं अगर सप्तम में चंद्रमा हो, हाँ सप्तम यानी कि जैसे मेष लग्न में तुला राशि का चंद्रमा हो और दसम भाव में मकर राशि का बृहस्पति हो, तो इसमें देखिए चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, ये शत्रु राशि का हो गया और बृहस्पति कमजोर हो गया। तो ऐसे मेष लग्न में तुला राशि से जो चंद्रमा से और मकर राशि तक बृहस्पति तक जो गजकेसरी योग बनता है वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का भी जब वो इसके भाग शादी का होगा, विवाह हो जाए, विवाह होने के बाद भी उसको नौकरी प्राप्त हो सकता है या कोई ना कोई एक प्रतिष्ठा मिल सकता है। लेकिन इसके व्यापार रुक रुक के चल सकता है, क्योंकि व्यापार में सप्तम भाव से ही व्यापार देख सकते हैं। तो सप्तम भाव से व्यापार देखने के कारण व्यापार में थोड़ा सा रुकावट रहेगा लेकिन आगे चलकर। लेकिन याद रखें ऐसे तुला राशि और मकर राशि बृहस्पति और चंद्र का योग से, यानी कि तुला राशि से चंद्रमा और मकर राशि में बृहस्पति हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष बना रहता है। और इन महादशा में ही जैसे कि तुला राशि यानी कि जैसे शुक्र के अगर देखा जाए, अगर शुक्र भी देख लो कि शुक्र की स्थिति कैसी है, शुक्र अगर अच्छी स्थिति है और बृहस्पति अगर देखिए बृहस्पति वहां बैठ के नीच हो ही गया, अगर शुक्र कहीं ना कहीं उच्च का हो तो उच्च नीच के कारण में उस व्यक्ति का जीवन भी मध्यम तरीके से गुजर सकता है। हाँ, लेकिन गजकेसरी योग होने के नाते अति गरीब में नहीं जाएगा, अपना मध्यम जीवन में गुजारा कर सकता है। अब हम चलते हैं दसम भाव से चंद्रमा हो और
उसमें मेष राशि का बृहस्पति हो, जैसे कि वहाँ से भी देखा जाए चंद्रमा के कुंडली से मकर राशि के हिसाब से देखा जाए तो भी वो बन रहा है। अब देखिए मकर राशि के हिसाब से जब बनता है तो उसके आप बृहस्पति का जो है वो लग्नेश की राशि में बैठा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दूसरा राशि अष्टम भाव का स्वामी है। लेकिन मेष लग्न में एक बात है, लग्नेश होने के कारण में अष्टमेश का होने से मंगल का स्थिति देखना बहुत आवश्यक है। अगर कहीं ना कहीं यहाँ मंगल बृहस्पति या मंगल चंद्र एक साथ हो मकर राशि में और बृहस्पति मेष राशि में यानी कि लग्न में हो, तो ऐसे स्थिति में प्रबल गजकेसरी योग बन जाता है, क्योंकि चंद्र मंगल युक्त होने से लक्ष्मी योग बनता है और नवमेश लग्नेश के साथ लग्नेश की राशि में बैठ गया, जिसके कारण में उसका नवम पंचम योग बन रहा है। इसकी इस दृष्टि से नवम पंचम कैसे बनता है, मान लीजिए बृहस्पति जहाँ बैठता है वो अपने भाग्य स्थान को दृष्टि को पूर्ण रूप से दृष्टि देख रहा है, और इधर देखिए कि लग्नेश मंगल उसका हो गया, दिग्बली हो गया, एकाबली योग हो गया। तो ऐसे दिग्बली दिशाओं के बल मिला और साथ में चंद्रमा सुख का स्वामी उसमें संयुक्त हुआ। तो चंद्र मंगल अगर मकर राशि में हो, बृहस्पति अगर मेष राशि में हो, ऐसे गजकेसरी योग सबसे उत्तम माना गया है। वो व्यक्ति जीवन की शुरुआत से ही धन का, जैसे उस कहीं ऐसे सुनने में आता है कि मेरे घर में ये पुत्र जन्म हुआ तो मुझे बहुत तरक्की मिली। तरक्की उसको मिलने का कारण है कि इसका गजकेसरी योग है, इसके सारे सुख साधन मिलते हैं और जीवन में अंतिम समय में ये बहुत दानी धर्म और ज्ञानी बनते हैं और अंत में वो सन्यासी जीवन भी गुजार सकते हैं। तो ये सबसे उत्तम कुंडली माना जाता है कि चंद्र मंगल दशम भाव में मकर राशि का हो और मेष यानी कि लग्न में मेष राशि का बृहस्पति हो, तो इस गजकेसरी योग को सबसे उत्तम माना जाता है। तो इसलिए ऐसे गजकेसरी योग का विचार करना बहुत आवश्यक है। कई बार देखा जाता है कि मान लीजिए लग्न में चंद्रमा बैठा हो और सप्तम में बृहस्पति बैठा हो, तो लग्न और जो आमने सामने के दृष्टि संबंध होता है गजकेसरी योग, ये भी सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि उस व्यक्ति को ससुराल का संपत्ति प्राप्त होता है। और कई जगह पर कर्क राशि का चंद्रमा हो और मकर राशि का बृहस्पति हो, चंद्रमा उच्च का होता है, बृहस्पति नीच का होता है, जैसे हमने पहले बताया है। इसी प्रकार आप गजकेसरी योग का निर्णय कर सकते हैं। कभी कभी गजकेसरी योग भी भंग हो जाता है अगर बृहस्पति बकरी हो गया हो, कभी बृहस्पति बकरी हो जाए और चंद्रमा पाप पीड़ित हो जाए या चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु से ग्रसित हो जाए, ग्रहण योग में चला जाए, तो ऐसे स्थिति में गजकेसरी योग निर्बल हो जाता है। इसी को गजकेसरी योग भंग कहते हैं। ऐसे परिस्थिति में हमको उस लग्न के अनुसार उसका हम उपाय कर लेना चाहिए। यदि बृहस्पति अगर उस लग्न के लिए शुभकारी है तो उसको रत्न पहना सकते हैं, यदि चंद्रमा शुभकारी है तो उसको रत्न पहना के उस गजकेसरी योग को बलवान दे सकते हैं। इस प्रकार गजकेसरी योग विचार करना चाहिए। गजकेसरी योग ऐसा नहीं कि आपने चंद्रमा से चौथा या सप्तम या दशम में बृहस्पति देख लिया है तो वो गजकेसरी योग, कहीं कुंडली में हमको ऐसा देखने को भी मिला है जो गजकेसरी योग होते हुए भी वो व्यक्ति बहुत दारिद्र्य की तरह जीवन गुजरता है। इसमें देखने को ये प्राप्त होता है कि उस व्यक्ति को कभी ना कभी इसको समय बदलेगा, लेकिन उस समय तक इंतजार करना पड़ता है। उस समय तक ज्योतिषी सलाह दे सकते हैं कि भैया आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, लेकिन समय आने पर ही उसका फल प्राप्त होता है। किसी भी कुंडली में कोई भी कैसा योग हो, लेकिन जब तक उसकी योग का जो 2 ग्रह या 3 ग्रह से या भाव से संबंधित योग बनते हैं, जब जब उन भाव का उन ग्रहों का समय आता है तब उस योग का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार आज की कुंडली में ये हम मेष लग्न कुंडली में गजकेसरी योग का ये विस्तार जानकारी की। अगले एपिसोड में हम वृष लग्न कुंडली में गजकेसरी योग कैसा फल देता है उसी के अनुसार अगले कड़ी में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर हर महादेव।